दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीवी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 6 सितंबर 2020। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप नए आए इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का न्यूज। भारत निर्वाचन आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव कराने को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया है। आयोग ने आज बिहार में चुनाव की तारीख की तो घोषणा नहीं की है, लेकिन यह कहा है कि 29 नवंबर से पहले बिहार विधानसभा चुनाव करा लिया जाएगा। जी हां, बिहार चुनाव के साथ ही देश के विभिन्न राज्यों की 64 विधानसभा सीटों और एक लोकसभा सीट पर उपचुनाव भी कराया जाएगा। आयोग ने कहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा उचित समय पर ही की जाएगी। आपको बता दें कि बार कोरोना और दूसरे वजहों से निर्वाचन आयोग से कई दलों ने चुनाव टालने की सिफारिश भी की थी। इधर बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सभी दलों में सीट शेयरिंग की कवायद लगातार जारी है। बिहार में विधानसभा चुनाव के ठीक पहले नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बेरोजगारी कार्ड खेल दिया है। जी हां, राष्ट्रीय जनता दल बेरोजगारी हटाने के लिए अब चुनाव के दौरान इसे मुद्दा बनाएगी। बिहार ही नहीं, देश भर में नौकरियों की कमी के मामले पर तेजस्वी यादव ने चिंता जताई है। तेजस्वी यादव ने आज एक वेब पोर्टल की शुरुआत की है जो बेरोजगारी हटाओ अभियान से जुड़ा हुआ है। तेजस्वी यादव की तरफ से www.बेरोजगारी.हटाओ.com वेबसाइट लॉन्च की गई है। तेजस्वी यादव ने एक टोल फ्री नंबर भी लॉन्च किया है। इस नंबर पर बेरोजगारी जैसे समस्याओं से जुड़े युवक संपर्क कर सकते हैं और ये नंबर है 9334302020, यानी कि 9334302020 को तेजस्वी यादव ने जारी किया है। जी हां, तेजस्वी यादव ने कहा है कि सत्ता में आने के बाद बिहार के अंदर सरकारी रिक्तियों को उनकी सरकार सबसे पहले भरने का काम करेगी। देश में बढ़ती हुई बेरोजगारी पर चिंता जताते हुए तेजस्वी यादव ने कहा है कि राज्य और देश का नौजवान बेरोजगारी को लेकर परेशान है। सरकार रिक्तियों को नहीं भर रही है। नीतीश कुमार ने बिहार के नौजवानों को रिक्तियां होने के बावजूद सरकारी नौकरी में आने का अवसर नहीं दिया है। विधानसभा जैसी इकाइयों में माली और ड्राइवर की बहाली में ग्रेजुएट और पीएचडी करने वाले अभ्यर्थी शामिल हुए तो तेजस्वी यादव ने कहा है कि उन्होंने एक्सपर्ट से बेरोजगारी के मुद्दे पर बातचीत की है और सरकार बनते ही बेरोजगारी को लेकर जनता के सामने प्लान रखा जाएगा। बिहार में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने जा रहा है। इसे लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां तैयारी में जुट गई है। इस बीच भाजपा सांसद और केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर बयान दिया है। केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि हम अपने दम पर बिहार में सरकार बना सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन हम 1996 से जेडीयू के साथ साझेदारी कर रहे हैं और हम इसे तोड़ना नहीं चाहते हैं, न ही ऐसा करना चाहते हैं। हम अपने दोस्तों को नहीं छोड़ते हैं। उन्होंने कहा है कि हमारी सीट का हिस्सा जल्द ही तय होगा। इस प्रक्रिया को सुचारू रूप से समाप्त किया जाएगा क्योंकि हमारे बीच कोई मतभेद नहीं है। इंडियन रेलवे अब ट्रेनों के टाइम टेबल को पूरी तरीके से बदलने की तैयारी में है। जी हां, नए टाइम टेबल के लिए रेलवे अब करीब 500 ट्रेनों को बंद करने और 10,000 स्टॉप को खत्म करने जा रही है। इस टाइम टेबल को कोरोना महामारी खत्म होने के बाद लागू किया जाएगा। उसके बाद कोरोना काल के पहले की तरह ट्रेनों का संचालन शुरू होगा। बिहार में सत्तारूढ़ एनडीए में वापसी के बाद पूर्व मुख्यमंत्री और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी और लोजपा प्रमुख चिराग पासवान आर पार के मोड में आ गए हैं। मांझी ने कहा है कि चिराग कहते हैं कि जहां जेडीयू प्रत्याशी होंगे वहां लोजपा अपना उम्मीदवार उतारेगी। ऐसे में जहां लोजपा के उम्मीदवार होंगे वहां हमारी पार्टी प्रत्याशी उतारेगी। एनडीए में तालमेल बिठाकर चुनाव लड़ें तो देश और राज्य के लिए भी सही होगा, नहीं तो सभी के लिए मुश्किल हो सकती है। इससे पहले जीतन राम मांझी चेतावनी भी दे चुके हैं कि बिहार के सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ बगावत बर्दाश्त नहीं करेंगे। मौसम एक बार फिर से करवट ले सकता है। जी हां, मौसम विभाग के मुताबिक पटना समेत 24 जिलों में तेज हवा के साथ हल्की बारिश हो सकती है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि पटना, अरवल, जहानाबाद, औरंगाबाद सहित 24 जिलों में हल्की बादल छाए हुए रहेंगे और कुछ जगहों पर हल्की बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक दक्षिण पश्चिम से आने वाले हवा का दबाव बिहार के विभिन्न हिस्सों में पहुंचने के दौरान कमजोर हो रहा है। इसके साथ ही बंगाल की खाड़ी में आने वाले निम्न हवा के दबाव की वजह से मानसून की सक्रियता झारखंड के बाद खत्म हो जा रही है। इसी वजह से बिहार के विभिन्न हिस्सों में मानसून के बाद भी पिछले 10 दिनों से अच्छी बारिश नहीं है। पिछले एक सप्ताह के दौरान बिहार में सामान्य से 36% कम बारिश रिकॉर्ड की गई है।
भारत में शायद ही कोई ऐसे सेक्टर हो जिसे कोरोना और लॉकडाउन ने प्रभावित नहीं किया होगा, जहां इस वैश्विक महामारी ने देश के खुदरा सेक्टर की कमर तोड़कर रख दी है। व्यापारी संगठन केट ने दावा किया है कि देश में कोरोना महामारी ने पिछले 5 महीनों में भारतीय खुदरा व्यापार को करीब 19 लाख करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचाया है, जिससे व्यापारियों को व्यापार घाटा का सामना करना पड़ा है। घरेलू व्यापार में उथल पुथल का आलम यह है कि लॉकडाउन खुलने के 3 महीने के बाद भी देश भर में व्यापारी भारी वित्तीय संकट का सामना कर रहे हैं। दुकानें खोलने की इजाजत तो मिली, लेकिन ग्राहकों के बिना दुकानें सूनी पड़ी या फिर बहुत कम ग्राहक दुकानों तक पहुंच रहे हैं। बिहार की कुल आबादी का करीब 16% हिस्सा अनुसूचित समाज से जुड़ा हुआ है। इसमें पासवान लगभग 55% और रविदास लगभग 4% समुदाय के इसके प्रमुख घटक हैं। जी हाँ, ये चुनाव में महत्वपूर्ण भागीदारी निभाते रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री और हिंदुस्तानी युवा मोर्चा के प्रमुख जीतन राम मांझी ने महागठबंधन को छोड़कर राजग के प्रमुख घटक दल यानी कि जनता दल यूनाइटेड के साथ गठबंधन कराकर राजग के घटक दलों में शामिल हो गए हैं। मांझी को केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के बाद बिहार की राजनीति में दूसरे सबसे महत्वपूर्ण दलित नेता के रूप में देखा जाता है। फिलहाल सभी दल खासकर राजद और जेडीयू एससी वोटरों को अपनी तरफ करने की कोशिश में जुटे हुए हैं, जिससे राजग के 2 घटक दलों यानी कि लोजपा और जेडीयू के बीच शीत युद्ध जारी है। लॉकडाउन के दौरान बंद की गई चुनिंदा ट्रेनों को एक बार फिर से शुरू करने की तैयारी में है। जी हां, इसमें दून एक्सप्रेस, रप्ती सागर मरुधर, शताब्दी समेत तेजस और डबल डेकर ट्रेनें शामिल हैं। बीते मार्च से कोरोना के चलते ट्रेनों का परिचालन पूरी तरीके से बंद कर दिया गया था। वहीं 1 जून से लखनऊ मेल, पुष्पक और गोमती एक्सप्रेस का संचालन शुरू हुआ है। इसके बाद अन्य ट्रेनों को चलाने के लिए यात्री मांग करने लगे हैं। इसे ध्यान में रखते हुए रेलवे प्रशासन ने ट्रेनों को चलाने का प्रस्ताव बनाकर रेलवे बोर्ड को भेज दिया है। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए पप्पू यादव की जन अधिकार पार्टी ने बिगुल फूंक दिया है। जी हां, पप्पू यादव की पार्टी ने इस दिशा में आगामी चुनाव के लिए उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। पार्टी ने पहली लिस्ट में 94 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है। बिहार के विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करने वाली जन अधिकार पार्टी पहली पार्टी है। हालांकि ये पार्टी द्वारा जारी की गई पहली लिस्ट ही है। पप्पू यादव ने बिहार में 150 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। वहीं पार्टी का कहना है कि वह बाकी की सीटों पर समान विचारधारा वाली पार्टियों का साथ देगी। बिहार सरकार ने नियोजित शिक्षकों को लेकर बड़ा फरमान जारी किया है। उससे शिक्षकों की परेशानी बढ़ गई है तथा उन्हें कई तरह की समस्याओं का भी सामना करना पड़ रहा है, जिसके कारण शिक्षक सरकार के फैसले का विरोध भी जता रहे हैं। मिली जानकारी के मुताबिक बिहार सरकार ने फरमान जारी किया है कि सभी नियोजित शिक्षकों को भारतीय स्टेट बैंक में अकाउंट खुलवाना है। इसको लेकर अंतिम तारीख 15 सितंबर निर्धारित की गई है। उससे पहले अकाउंट खोल देना है, लेकिन अभी तक बहुत से शिक्षकों का बैंक अकाउंट नहीं खुल पाया है। वहीं जो शिक्षक बैंक अकाउंट खुलवाने के लिए ऑनलाइन आवेदन किए हैं, उन्हें इस बात की चिंता सता रही है कि उनका बैंक अकाउंट 15 सितंबर से पहले खुल पाएगा या नहीं। बिहार में विधानसभा का चुनाव आने वाला है, लेकिन बहुत से युवा ऐसे हैं जिनका अभी तक वोटर आईडी कार्ड नहीं बना है। ये युवा ऑनलाइन के द्वारा वोटर आईडी कार्ड को बनवा सकते हैं। जी हां, इसके लिए उन्हें किसी भी प्रकार की कोई परेशानी का सामना करना नहीं पड़ेगा। चुनाव आयोग द्वारा मिली जानकारी के मुताबिक वोटर आईडी कार्ड में सुधार करने के लिए आप अपने घर बैठे इंटरनेट की मदद ले सकते हैं। इसके लिए बस आपको निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर जाना होगा और ये वेबसाइट www.nvsp.in। आप इस वेबसाइट के माध्यम से नया वोटर आईडी कार्ड भी बनवा सकते हैं। यह प्रक्रिया बिल्कुल आसान है। आपको बता दें कि भारतीय निर्वाचन आयोग ने वेब आधारित एप्लीकेशन की भी शुरुआत की है। वोटर आईडी कार्ड बनवाने के लिए आपको सिर्फ एक फोटो और एक पहचान पत्र की जरूरत पड़ती है। इसकी पूरी डिटेल्स आपको वेबसाइट पर मिल जाएगा। गर्मी के मौसम में बहुत से लोगों को बाइक चलाने में परेशानी होती है, जहां इन लोगों के लिए एक बड़ी खबर आ रही है कि मार्केट में एसी वाला हेलमेट आ गया है। खबर के मुताबिक हेलमेट बनाने वाली कंपनी फिहर ने एक नया हेलमेट लॉन्च किया है, जिसमें एसी भी लगा है। जी हां, अगर आप इस एसी हेलमेट को खरीदना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन के द्वारा इसे खरीद सकते हैं। आपको बता दूं कि हेलमेट बनाने वाली कंपनी का दावा है कि इस हेलमेट को पहनने के बाद बाहर के मौसम के मुकाबले हेलमेट के भीतर का तापमान 10 से 15 डिग्री तक कम रह सकता है। इससे लोगों को गर्मी से छुटकारा मिल सकता है। खबर के मुताबिक बाइक चलाते समय ये हेलमेट न सिर्फ आपके दिमाग को ठंडा रखता है, बल्कि बाहर के गर्मी तापमान के मुकाबले हेलमेट के भीतर के तापमान को भी नियंत्रण रखता है।
दोस्तों, बिहार में बहुत से शिक्षक फर्जी तरीके से नौकरी कर रहे हैं। इन शिक्षकों पर बिहार सरकार के द्वारा बड़ी कार्रवाई की जा रही है। इसी बीच एक बड़ी खबर नवादा से आ रही है। जी हां, यहां 107 शिक्षकों पर बड़ी कार्रवाई हो सकती है। मिली जानकारी के मुताबिक सभी के सभी शिक्षक फर्जी तरीके से नौकरी प्राप्त किए हैं। इन्होंने फर्जी तरीके से नौकरी ज्वाइन की है। खबर के अनुसार जिला शिक्षा पदाधिकारी ने वहां के बीडीओ को पत्राचार किया है। साथ ही साथ नियोजन को अवैध बताते हुए कार्रवाई करने को कहा गया है। इसको लेकर सभी स्कूलों को नोटिस भी भेज दिया गया है। आपको बता दें कि नवादा में 107 शिक्षकों की नियुक्ति प्रखंड नियोजन इकाई वारिसलीगंज के द्वारा 2018 में कर दी गई थी। भारत में कोरोना संक्रमण के पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड संख्या में नए मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार पिछले 24 घंटे में संक्रमण के 86,432 नए मामले देश में दर्ज किए गए हैं। वहीं इसी अवधि में 1079 लोग इस दुनिया से अलविदा कह गए हैं। यह पहली बार है जब भारत में एक दिन में 85,000 से अधिक कोरोना मामले सामने आए हैं। वहीं ये लगातार तीसरे दिन भी है जब कोरोना के 83,000 से अधिक मामले सामने आए हैं। इसी के साथ ही देश में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या अब 40 लाख के पार हो गई है। बिजली बिल भरने से लेकर पासपोर्ट बनाने तक का काम अब डाकघर में होगा। जी हां, कोरोना काल में लोगों की सुविधा के मद्देनजर भारतीय डाकघर ने 73 सेवाओं को शुरू करने का फैसला किया है। इन सेवाओं के तहत अब वो हर काम डाकघर में ही हो जाएगा, जिसके लिए दूसरे दफ्तरों का चक्कर लगाना पड़ता था। बताया जा रहा है कि डाकघर में शुरू होने वाले इन सुविधाओं में बिजली बिल भुगतान, पासपोर्ट अप्लाई, वृद्ध पेंशन, विधवा पेंशन, बीमा जैसे महत्वपूर्ण काम है। आपको बता दें कि इन सेंटरों पर कई महत्वपूर्ण काम होंगे। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इन सेंटरों पर प्रधानमंत्री आवास योजना, पीएम फसल बीमा योजना, आयुष्मान भारत योजना के लिए आवेदन करना, जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र बनाना और मोबाइल और डीटीएच रिचार्ज, फास्टैग, बिजली पानी, टेलीफोन, गैस के लिए भुगतान की सुविधा भी उपलब्ध रहेगी। वही बताया जा रहा है कि बिहार में भी इसके 300 केंद्र खोलने की शुरुआत चल रही है। सबसे पहले राजधानी पटना के कुछ डाकघरों में इसकी शुरुआत की जाएगी। वही डाक विभाग इसको लेकर युद्ध स्तर पर तैयारी कर रही है। दोस्तों, अगर आप सहारा ग्रुप में पैसा जमा किए हैं या करते हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि आपका पैसा डूबने वाला है। जी हां, सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड के जरिए बचत करने वाले करोड़ों डिपॉजिट को अब उनके पैसे डूबने का खतरा बढ़ गया है। कई सालों तक लगातार इस स्कीम के बचत करने वाले डिपॉजिटर्स अब अपनी रकम वापस पाने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, लेकिन सहारा हेल्पलाइन नंबर से उन्हें कोई जवाब नहीं मिल पा रहा है। सहारा ग्रुप के ऐसे 4 कोऑपरेटिव सोसाइटीज में करीब 4 करोड़ डिपॉजिटर्स ने बचत के लिए पैसे जमा कर रखा है। अब इन सोसाइटीज पर केंद्र सरकार की नजर है। दरअसल सहारा ग्रुप में फ्रॉड का आरोप लगा है। माना जा रहा है कि सहारा ग्रुप ने इन डिपॉजिटर्स से 86,673 करोड़ रुपए जुटाए और फिर इसमें से 62,643 करोड़ रुपए एमबी वैली लिमिटेड में इन्वेस्ट कर दिया। हम प्रमुख जीतन राम मांझी सीएम नीतीश कुमार से विधानसभा चुनाव के करीब 1 दर्जन सीट की गोटी फिट करने वाले हैं। जी हां, इस स्थिति में बड़ा सवाल यह है कि मांझी बिहार विधानसभा चुनाव की किन किन सीटों पर दावा ठोकते हैं और हासिल क्या हो पाता है। बताया गया है कि मांझी तकरीबन 1 दर्जन सीटों की मांग कर रहे हैं, जिस पर विचार भी किया जा रहा है। हालांकि 8 सीटों के बारे में साफ हो चुका है कि मांझी अपने चहेतों और कार्यकर्ताओं के लिए इन 8 जगहों को बुक करना चाहते हैं। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने शिक्षक दिवस के अवसर पर शनिवार को भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को नमन किए हैं और सुबह के सभी शिक्षकों को बधाई और शुभकामनाएं भी दी है। सीएम नीतीश कुमार ने अपने बधाई संदेश में कहा है कि समाज और राष्ट्र के निर्माण में शिक्षकों का बहुत बड़ा योगदान है। सीएम नीतीश कुमार ने कहा है कि शिक्षक समाज के मेरुदंड हैं, इसलिए शिक्षकों को हर स्तर पर आदर और सम्मान मिलना चाहिए। सीएम नीतीश कुमार ने आशा जताई है कि सभी शिक्षक राष्ट्र निर्माण में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करेंगे। सीएम नीतीश कुमार ने कहा है कि शिक्षक देश की भावी पीढ़ी का इस तरह का निर्माण करें कि भावी पीढ़ियों के मन में देश प्रेम, भाईचारा और सद्भाव की भावनाएं विकसित हो सके। पिछले महीने बिहार में आए भयंकर बाढ़ से हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए केंद्रीय टीम ने माना है कि बिहार में भीषण बाढ़ का प्रकोप हुआ है। गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव पीयूष गोयल के नेतृत्व में आई 6 सदस्यीय टीम ने गोपालगंज, दरभंगा और मुजफ्फरपुर का दौरा करने के बाद इसे स्वीकार किया है। केंद्रीय टीम ने बाढ़ के दौरान बिहार सरकार की ओर से किए गए कामों को जमकर सराहना की। वहीं बिहार में बाढ़ से हुए नुकसान की मदद में केंद्र सरकार से 3328 करोड़ 60 लाख की सहायता मांगी है। इसको लेकर केंद्रीय टीम को एक ज्ञापन सौंपा गया है। आपदा प्रबंधन के प्रधान सचिव प्रत्यत अमृत ने कहा है कि स्थल निरीक्षण के बाद 3 दिवसीय दौरे पर आई केंद्रीय टीम ने बिहार में बाढ़ से हुए नुकसान को भारी तबाही बताया है।
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शक्ति सिंह गोहिल ने कहा है कि महागठबंधन में सब कुछ ठीक है। उन्होंने कहा है कि सभी सहयोगी एकजुट हैं और पूरी तरीके से मजबूती के साथ एनडीए सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए तत्पर हैं। वह शुक्रवार शाम में पटना एयरपोर्ट पर मीडिया से बात कर रहे थे। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से मुलाकात के सवाल पर उन्होंने कहा कि अब बात करने के बहुत साधन हैं, इसके लिए पटना आने की जरूरत नहीं है। लोजपा के बारे में उन्होंने कहा है कि एनडीए में क्या हो रहा है हमें नहीं पता, पर चिराग पासवान हमारे संपर्क में नहीं है। शक्ति सिंह गोहिल ने कहा कि सीट बंटवारे को लेकर कोई दिक्कत नहीं है, समय आने पर इसकी घोषणा हो जाएगी। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने जदयू के साथ गठबंधन के निर्णय को लेकर कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का मेरे ऊपर एहसान है। उन्होंने मुझे मुख्यमंत्री बनाया, कुछ कारणों हम दोनों के बीच गलतफहमियां हो गई थी, इसलिए हम लोग अलग हो गए थे, लेकिन अब फिर साथ आ गए हैं। मीडिया से बातचीत में मांझी ने राजद प्रमुख लालू प्रसाद पर निशाना साधा और कहा कि वे गलत बोलते हैं और बाद में उसका मिलान नहीं हो पाता है। उन्होंने कहा कि लालू जी मुझे महागठबंधन में आने के लिए आमंत्रित किए थे, कुछ कारणों से हम वहां चले गए थे। हम समझते थे कि न्यायालय और निजी क्षेत्र समेत प्रोन्नति मामले में आरक्षण तथा समान स्कूल प्रणाली मामले में वे खुलकर हमारा साथ देंगे, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। महागठबंधन में सीटों को लेकर चल रही बात अब अंतिम दौर में पहुंचने लगी है। 2 दिन पहले राजद से हुई बात के बाद रालोसपा नेताओं ने अपने दावेदारी वाली सीटों का नाम राजद कार्यालय जाकर सौंप दी है। बताया गया है कि प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह को सौंपी गई सूची में रालोसपा ने अधिकांश सीटों पर उम्मीदवारों के नाम भी दे दिए हैं। सीटों की संख्या का खुलासा दोनों दलों ने नहीं की है। जानकारी के अनुसार रालोसपा ने पिछले चुनावों में लड़ी गई अपनी 23 सीटों के अलावा भी लगभग 25 यानी कि कुल 48 सीटों पर दावेदारी की है। पटना हाईकोर्ट ने कहा है कि गया का विश्व प्रसिद्ध विष्णुपद मंदिर सार्वजनिक संपत्ति है। मंदिर किसी की निजी संपत्ति नहीं हो सकती। साथ ही हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि विष्णुपद मंदिर के पुजारियों के हितों की रक्षा की जाएगी। आपको बता दें कि विष्णुपद मंदिर के रखरखाव और बोर्ड प्रबंधक की जानकारी देने के लिए पटना हाईकोर्ट ने गया डीएम और मंदिर प्रबंधन से जवाब तलब किया था। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले नेताओं की पाला बदलने का कार्यक्रम शुरू हो चुका है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव में विपक्षियों को मात देने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाह रहे हैं। यही कारण है कि विपक्ष को घेरने के लिए वे सारी रणनीतियां तैयार की है, जी हां, जिससे विपक्ष को चुनाव में नुकसान पहुंचाया जा सके। इस बीच समाजवादी नेता शरद यादव की भी फिर से जदयू में लौटने की चर्चा प्रारंभ हो गई है। सूत्रों के मुताबिक पूर्व केंद्रीय मंत्री और लोकतांत्रिक जनता दल के प्रमुख शरद यादव कुछ दिनों पहले बीमार थे और 30 अगस्त को स्वस्थ होने के बाद अस्पताल से वापस घर लौटे हैं। सूत्रों का दावा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शरद यादव को फोन करके हालचाल जाना है। इसके लिए शरद यादव के जदयू में फिर से शामिल होने की अटकलें तेज हो गई है। जदयू के बड़े नेता भी शरद यादव से जाकर मिल चुके हैं। इसके बाद जदयू में उनके लौटने की संभावनाओं को और बल मिला है। बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर संयम के बादल अब धीरे धीरे छटते नजर आ रहे हैं। सहयोगी दलों के बीच बातचीत जैसे जैसे आगे बढ़ती जा रही है, वैसे में उम्मीदें जताई जा रही है कि आने वाले कुछ दिनों में सीट शेयरिंग को लेकर महागठबंधन में शामिल सभी दल एक मत हो जाएंगे। महागठबंधन में शामिल सभी दलों में सीट बंटवारे को लेकर बातचीत अब करीब करीब अंतिम दौर में है। राजद से 2 चरणों की वार्ता के बाद रालोसपा ने अपनी दावेदारी वाली सीटों का नाम उसे सौंप दिया है। बीपीएससी ने राज्य के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग बिहार के अंतर्गत राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय प्रधान अध्यापक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ईजी के कुल 18 पदों पर नियुक्ति हेतु योग्य उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए हैं। आयोग ने अपने नोटिफिकेशन में बताया कि इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन की स्वीकार किए जाएंगे। आवेदन करने से पहले उम्मीदवार बीपीएससी की वेबसाइट यानी कि bpsc.bis.nic.in पर उपलब्ध नोटिफिकेशन को ध्यानपूर्वक जरूर पढ़ लें। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी कि सीबीएसई आज कक्षा 10-12 की इम्प्रूवमेंट और कंपार्टमेंट परीक्षा की तिथियां जारी कर दी गई है। जी हां, सीबीएसई 12वीं की कंपार्टमेंट परीक्षा 22 से 29 सितंबर तक और 10वीं की कंपार्टमेंट परीक्षा 22 से 28 सितंबर 2020 तक आयोजित की जाएगी। सीबीएसई ने आज सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि इम्प्रूवमेंट कंपार्टमेंट परीक्षा का सितंबर के अंत तक आयोजित कराई जाएगी और इस संबंध में आज नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। दोस्तों आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।